हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक्चुअली मैं उसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर देती पूरा मौर्य साम्राज्य का, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाई। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के जो बाकी शासक बच गए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तीन सम्राटों में से। एक तो आता है चंद्रगुप्त मौर्य में से, एंड सेकंड जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार, एंड द थर्ड इज अशोक। इसके अलावा भी मौर्य साम्राज्य के जो बाकी सम्राट हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ खास काम किया नहीं है, जिसकी वजह से जो है इतने क्वेश्चन उनके बारे में पूछे नहीं जाते। खैर, नहीं पूछे जाते। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के बारे में पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपसे मौर्य साम्राज्य के जो आखिरी सम्राट हैं उनके बारे में अगर उनका नाम पूछ लिया जाए तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। इसलिए उनका नाम जो है वह जो आखिरी सम्राट थे, आखिरी शासक थे जो मौर्य साम्राज्य के, वो थे बृहद्रथ। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। बेसिकली हम बात कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है उसमें मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हरा के जो है उसके बाद मगध का साम्राज्य ले लेता है। उसके बाद जो है इसके पास सेल्यूकस जो है आक्रमण करता है। सेल्यूकस के आक्रमण के बाद जो है सेल्यूकस इससे इम्प्रेस हो जाता है और अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस जो है मैक्सथनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास राजदूत के तौर पे, जो कि पहला विदेशी होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कान में आता है। और फिर वो इंडिका लिख देता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि इनके बारे में जो एक बुक लिख देता है पूरी इंडिका। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, और ये इनके जो गुरु होते हैं भद्रबाहु, इनके साथ जो है दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। और श्रवणबेल गोला में वहाँ पे जो है संथारा विधि के द्वारा जो है अपना जो है शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो इनके सेनापति ने इनका नाम साथ दिया था पुष्पगुप्त। और उस सुदर्शन झील का मैं आपको बताना भूल गई थी उसके बाद, क्योंकि मैंने वीडियो एकदम से मुझे रोकना पड़ा था। और इस सुदर्शन झील का निर्माण अगर आपसे पूछे कोई, सुदर्शन झील का जो निर्माण आपसे पूछे कोई, चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में दिया होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है। अदरवाइज अगर चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति दिया होगा पुष्पगुप्त, तो वो लिखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण किसने किया था, तो वो किया था स्कंदगुप्त एंड रुद्रदामन ने। ये आपने याद रखना है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक और वाइफ थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के जो है सम्राट बन गया था, तो उसी की पुत्री से इन्होंने जो है शादी कर ली थी, उसी की पुत्री से विवाह भी कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वो आगे बिंदुसार की जो है मातोश्री होती हैं। ठीक है, इनका नाम जो होता है वो दुर्धरा होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त की जो घनानंद से जो युद्ध के बाद जो है उसको हराने के बाद जो है उसी की बेटी से शादी कर लेता है, उसका नाम होता है दुर्धरा, जो कि आगे बिंदुसार की माँ का नाम होता है। ठीक है, यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
सुदर्शन झील याद रखनी है इसका, और एक जो विदेशी आया था मेन वो याद रखना है आपको इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। ठीक है, और मेन जो है ये सम्राट बन गए थे, तो इन्होंने धनानंद को जो है हरा के जो है सम्राट बने थे। ठीक है, इन्होंने नंद वंश का अंत करके फिर ये मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी, तो इसलिए ये अखंड भारत के सम्राट भी कहे जाते हैं। इसके बाद एक बात आती है इनके पुत्र की, जिनका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया जाता है। तो सेकंड जो सम्राट मौर्य साम्राज्य के बने थे दैट इज बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार बने थे जो दूसरे सम्राट बने थे। और बिंदुसार की माता का नाम मैंने आपको बता दिया, दुर्धरा माता का नाम, जिनकी माता थी वो दुर्धरा थी, जो कि धनानंद की पुत्री थी। ठीक है, तो बिंदुसार जो थे इनको एक अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो सेकंड नेम माना जाता है, सेकंड नेम जो है इनको माना जाता है अमित्र घात। अमित्र घात माना जाता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इस नाम का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। अब आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जाना था, तो उनके पुत्र भी कम नहीं होंगे, वो भी जो हैं वो भी तो शत्रुओं का नाश करेंगे ना, तो ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे याद रखना है, एक तो माता का नाम, दूसरा जो है इनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, जिसका जो है शत्रुओं का नाश करने वाला। इनके बारे में दो चीज़ें फेमस है, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। एक ये है कि इनके काल में भी जो है ना एक राजदूत भेजा जाता है। बिंदुसार के जो है शासनकाल में जो है एक सीरिया जो है, सीरिया के शासक, सीरिया का एक शासक होता है। ठीक है, एक सीरिया का राजा होता है एंटीओकस। ठीक है, एक एंटीओकस नाम का जो शासक होता है वो अपने एक राजदूत को भेजता है, बिंदुसार के पास भेजता है, जिसका नाम होता है डायमेक्स। ठीक है, डायमेक्स को भेजता है ये सीरिया का शासक जो होता है ना एंटीओकस, ये डायमेक्स को भेजता है बिंदुसार के पास, अपनी 3 डिमांड रख के भेजता है। बोलता है एक तो मुझे जो है एक 3 मांगे करता है अपनी, एक चाहिए अंजीर, सेकंड बोलता है कि इसको मीठी शराब, थर्ड बोलता है कि इसको एक यूनानी दार्शनिक चाहिए होता है। तो बिंदुसार जो फेमस है वो इन चीज़ों के लिए है कि वो तो 2 इन बिंदुओं को तो मान लेता है, चलो 2 इन बिंदुओं को टिक कर देता है। ठीक है, 2 बिंदु जो पहले वाले होते हैं इनको टिक कर देता है कि ठीक है मैं इसको अंजीर भी भेज दूंगा, मीठी शराब भी भेज दूंगा, लेकिन यूनानी दार्शनिक नहीं भेजूंगा। फिर इसने बोला था, सीरिया के जो शासक होता है नरेश, उसको बोलता है कि मैं ये 2 चीज़ें तो भेज सकता हूँ, लेकिन यूनानी दार्शनिक नहीं भेजूंगा, क्योंकि हम जो है यहाँ के इंसानों का या यहाँ के जितने हमारे जो सेनापति हैं उनका हम आदान प्रदान नहीं करते, या उनके हम जो है क्रय विक्रय नहीं करते, ना हम उनको खरीदते हैं और ना हम उनको बेचते हैं। तो इस वजह से जो है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा भी चुका है कि इनमें से 3 चीज़ों में से जो है ऐसा कौन सा राजा होता है जो 3 चीज़ों में से एक चीज़ नहीं देता है। तो यूनानी दार्शनिक नहीं देता है, कौन नहीं देता है, बिंदुसार नहीं देता है। ठीक है, डायमेक्स का नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी विदेशी सेकंड जो आने वाला था बिंदुसार के काल में जो है आया था ये डायमेक्स। ठीक है, तो ये होता है, इसके बारे में एक याद रखना है आपने। तीसरा ये है कि ना एक ना अब अशोक के बारे में स्टोरी शुरू होगी। अब कैसे शुरू होगी वो देखिए। यहाँ तक तो हो गया कि बिंदुसार ने मना कर दिया कि हम यूनानी दार्शनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, इसके बिंदुसार के काल में ना, बिंदुसार के जो शासन काल होता है इसके दौरान तक्षशिला में
तक्षशिला में जो हो जाता है विद्रोह हो जाता है, ठीक है। वहाँ के जो है लोग वहाँ का विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं और उस टाइम जो है तक्षशिला का जो राजकुमार होता है, राजा बना होता है, वो बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र होता है, ठीक है। बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र होता है दैट इज, उसका नाम सुशील होता है, ठीक है। सुशील जो कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र होता है। तो बिंदुसार जो है अपने बड़े पुत्र को बोलता है कि किसी भी तरह जो है इस जो ये विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह को जो है इसको दबा दे, ठीक है। उसको शांत कर दे, जैसे मर्जी भी उसको दबा दे। तो सुशील तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं हो पाता। तो अब कौन आएगा, महान अशोक सम्राट आएंगे इस विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन कैसे आएंगे, सुशील बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, इससे नहीं हो पाता, तो ये नहीं दबा पाता। इसके बाद बिंदुसार जो है अपने छोटे पुत्र को, ठीक है, छोटे पुत्र को भेजता है जिसका नाम होता है अशोक। तो ये जाके जो है तक्षशिला में जाके अशोक इस विद्रोह को दबा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और फिर अशोक जो है चाहते होते हैं कि मैं जाके मगध का सम्राट बन जाऊं और मगध साम्राज्य मुझे मिल जाए, लेकिन ये होते हैं सबसे छोटे। तो फिर उसके बाद जो है अशोक जो है अब गद्दी पे कैसे बैठेंगे, अशोक जो है अब यहाँ पे तो बिंदुसार की स्टोरी खत्म होगी। बिंदुसार के चैप्टर में सिर्फ यही आता है कि इनके पास जो है 3 चीज़ें मांगी जाती हैं, लेकिन उनमें से ये 2 चीज़ें भेजते हैं। उसके बाद इनके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है तक्षशिला में विद्रोह होता है। तो ये बिंदुसार के शासनकाल में होता है। सुशील जो है उस टाइम वहाँ का राजा बना होता है, राजकुमार होता है, ठीक है। तो अशोक को जो ना अवंती का राज्यपाल होता है, पहले अवंती का राज्य संभाल रहा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में अशोक को लगता है कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा मतलब इस विद्रोह को दबा दिया मैंने, तो थोड़े मतलब आ जाता है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं मगध का साम्राज्य भी संभाल सकता हूँ। तो उसमें ना उनमें ना एक मतलब ये जाग जाता है कि नहीं मैं अब मगध का सम्राट बनूंगा। इसके बाद जो है अशोक कहते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है मगध का शासन लिया था, ठीक है। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य में, मगध के साम्राज्य में वहाँ पे जो है बैठे थे, राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक है। तो ये इनका माना जाता है। तो इसके बाद जो है 99 भाइयों की हत्या करके ये जो है वहाँ के सम्राट बनते हैं। तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है अशोक का। तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने आपको बता दिया कि उनके काल में भी एक विदेशी आया था एंड बिंदुसार जी के काल में भी आया था। अब मेन बात आती है अशोक जी के, इनके बारे में चैप्टर में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो अशोक का जो जन्म होता है वो होता है, अशोक जी का जन्म होता है 304 BC में, ठीक है। तो इनकी जो माता का नाम होता है वो होता है सुभद्राणी। माता का नाम होता है सुभद्रांगी, हाँ सॉरी, सुभद्रांगी होता है, सुभद्राणी नहीं होता, सुभद्रांगी होता है इनकी माता का नाम। तो सुभद्रांगी इनकी माता का नाम होता है। तो ये जो है ना अपनी 99 भाइयों की हत्या करके जो है राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। 269 में जो है इनका जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है, ठीक है। राज्य के जो है शासक बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो बन गए अशोक जी राज्य के शासक, ठीक है। 269 में राज्य के शासक बन गए। अब इनके जीवन काल में ऐसी कौन सी घटना होती है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये अब हम आपको इंटरेस्टिंग विषय आगे बताएंगे। ये बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि
अशोक जो है ना, जब 261 में इन BC में जो है कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, कलिंग का नाम का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध। इस युद्ध को बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। 261 में जो है ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है अशोक जी विजय होती है, अशोक जी की विजय होती है। सम्राट अशोक जी इसमें जीत जाते हैं। उसके बाद लेकिन जीतने के बाद जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे सैनिक मरे होते हैं, इतना सारा वहाँ पे नरसंहार देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये युद्ध वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और ये अपना लेते हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये अपना लेते हैं बौद्ध धर्म को। अब चंद्रगुप्त मौर्य का आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जिनको गुरु भद्रवाह थे। अब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो अशोक थे इन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म को, और इन्होंने पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इन्होंने शिक्षा ली बौद्ध धर्म की, जो शिक्षा ली इन्होंने ली उपगुप्त से। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। फिर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बोला, फिर ये अपने बच्चों को भी कहाँ पीछे छोड़ने वाले थे। अब सबसे पहले जब पापा लोग किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को भी वो चीज़ शिक्षा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र एंड जो इनकी पुत्री थी संघमित्रा, ये याद रखना, संघमित्रा, ठीक है, इन दोनों को श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जो है महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो संघमित्रा यानी अशोक ने संघ में मतलब अपने में मिला लिया, महेंद्र और संघमित्रा को भी अपने साथ में मिला लिया कि चलो अब तुम लोग भी जो है बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से जो है प्रचार करो। ठीक है, ये था अशोक की सबसे मेन जो होता है ये कि इन्होंने ये युद्ध लड़ा और इसके बाद इनका युद्ध परिवर्तित हो गया, और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का खुद प्रचार किया, और साथ में ही अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा जो है उसको भी श्रीलंका भेजकर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो अब जो है ना इसके बाद जो है एक अशोक जो है हमारे जो पहले राजा हैं, अशोक जो है ये फर्स्ट राजा हैं जिन्होंने जो है अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक जो है संदेश पहुंचाए, और आज उन्हीं अभिलेखों को जो है उन्हीं अभिलेखों की वजह से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो कुछ अभिलेखों में इन्होंने रिटर्न में जब लिखवाया तो नीचे होता है ऐसे सब कुछ है, पहले ऊपर नियम लिखवा दिए, नियम लिखवाने के बाद नीचे ऐसे लिखा जाता है जैसे आजकल लिखते हैं फ्रॉम, तो वैसे ही इनके द्वारा भी लिखा गया था। कहीं पे जो है इनका नाम बताया जाता है, कहीं पे इनका नाम देव नाम प्रियदर्शी बताया जाता है, देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो कुछ अभिलेखों में जो है इनका नाम अशोक ही लिखा हुआ मिला, लेकिन कुछ अभिलेखों में इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ मिला। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है, देवनाम प्रियदर्शी भी किसका नाम है, अशोक का ही नाम है, अशोक जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो हैं अनेक प्रकार के जो हैं लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए, धर्म सिखाने के लिए कई कानून बनाए, और उन कानूनों को ही हम धम्म कहते हैं। धम्म कहते हैं ना, धम्म क्या चीज़ है, तो धम्म चीज़ वो है जिसमें अनेक प्रकार के नियम कानून बनाए गए थे, उसको एक नाम दिया गया था धम्म की। हमने इस धम्म का प्रचार करना है, और इस धम्म का प्रचार मतलब उन सभी नियमों का लोगों को सिखाने हैं, उनका प्रचार करना है, उनको बताने हैं, जागरूकता उनमें लानी है। तो ठीक है, ये याद रखना है कि इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जो है बहुत सारे जो अभिलेख लिखे थे, संदेश अपने पहुंचाए थे, और आज हम उन अभिलेखों को जो है जान पाते हैं। तो इन अभिलेखों को देखिए उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज रही, कौन से क्या रहा, वो मैं आपको अब बताती हूँ।
अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ना, उनकी भाषा एक ही है। जब आपको भाषा पूछी जाए अशोक के अभिलेखों की, तो उनकी भाषा है प्राकृति, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, लिपि पूछी जाए, तो इन्होंने 4 लिपियां में लिखी है अपने अभिलेख। एक तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, सेकंड खरोष्टी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाले थे एक ग्रीक, ठीक है, ग्रीक लिपि में भी इन्होंने लिखी हुई है। एक अरमाइक में लिखा है, अरमाइक, ये इनकी लिपियां थी, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा भारत में मिलते हैं अभिलेख। भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और अफ़गानिस्तान में इन दोनों लिपियों में जो है वो अफ़गानिस्तान में मिले हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा पूछी जाए वो तो मेनली यही है, प्राकृतिक भाषा है। लेकिन ब्राह्मी लिपि भी आती है, और इस लिपि को पढ़ने का जो सबसे बड़ा काम, जो अब देखो, पहले हमें रिटर्न ऑब्जेक्ट, रिटर्न जितने भी स्रोत थे वो हमें मिले थे, लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पाया था, ठीक है। जब तक उनको पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता कि पिछले काल में क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इन अभिलेखों को जो है पढ़ा भी गया। तो वो सबसे पहले जो इन अभिलेखों को पढ़ने का काम किया गया, सबसे पहले जो अभिलेख ये पढ़े गए, वो पढ़े गए थे सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए थे उनका श्रेय जाता है 1837 में पढ़े गए थे। सबसे पहले अभिलेख जो पढ़े गए थे जेम्स, ये नाम याद रखना है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले जो है अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। और सबसे पहले लिपि को पढ़ने का काम भी इन्हीं का है। इन्होंने जो है पढ़ी थी लिपि को, ठीक है। तो 1837 में इन्होंने ये पढ़े थे। फिर उसके बाद जो है अशोक के बारे में ये हो गया। अशोक के बारे में इसके बाद जो है इन्होंने अपने 14 अभिलेख जो हैं बताए हुए हैं, 14 नियम बताए हैं अपने अभिलेखों के। उनमें से आपको 14 के 14 याद नहीं करने, तो 3-4 पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पहले अभिलेख में इन्होंने बताया पशु बलि पर निंदा की है, पशु बलि की निंदा की है। क्योंकि एक तो कलिंग का जब हुआ था ना, कलिंग का युद्ध, तो नरसंहार देख के उसके बाद इनका बिल्कुल भी हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे पशु भी तो बहुत सारे मारे गए थे ना, जब घोड़े वगैरह सब कुछ लेके गए थे, हाथी वगैरह लेके गए थे, घोड़े लेके गए थे, इतना सब कुछ लेके गए थे, तो वो भी मरे थे वहाँ पे। तो ये पशु बलि की बिल्कुल जो है निंदा करते थे। उसके बाद सेकंड ये है, सेकंड अभिलेख में इन्होंने लिखा है मनुष्य और पशु चिकित्सा की बात की है, कि उनका सबसे पहले जो है चिकित्सा का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये 2 अभिलेखों में, फर्स्ट 2 अभिलेखों में तो इन्होंने फर्स्ट में पशु बलि निंदा, दूसरे में मनुष्य और पशु चिकित्सा की बात की है। थर्ड के बाद इन्होंने फिर उसके बाद जो तीसरा अभिलेख है उसमें इन्होंने रिटर्न करवाया है कि जितने भी इनके धर्म हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उसका प्रचार, धर्म का प्रचार करवाया। उसके बाद जो है, इसके बाद जो एक और पूछा जाता है, फोर्थ वाला भी है, लेकिन फिफ्थ वाला भी ज़्यादा पूछा जाता है कि धार्मिक जीवन का कौन से अभिलेख में है। तो 5वें अभिलेख में इन्होंने धर्म के बारे में बताया, धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में। इसके बाद जो है 6th में इन्होंने अपने ऊपर आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। 6 में इन्होंने अपने धर्म में, तो तभी वो कर सकता है ना, धर्म को तभी धार्मिक बन सकता है जब आत्मनियंत्रण हो। तो आत्मनियंत्रण पर इन्होंने बोला है कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 7 वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 वाला जरूर याद रखिएगा, यात्राओं का है इनकी, जो इन्होंने तीर्थ यात्राएं की हैं, यात्राओं का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। यात्राओं की बातें इन्होंने 7 वाले अभिलेख में की है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 13 वाला। 13 वाले में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध का वर्णन, इनका हृदय परिवर्तन, ये सब जो है 13वें अभिलेख में लिखा गया है। तो ये जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है कि कलिंग का युद्ध का जो वर्णन किया गया है अशोक के कौन से अभिलेख में किया गया है, तो ये 13वें अभिलेख में उनका किया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो, अब ये तो हो गया अशोक के बारे में बात। ठीक है, अशोक जी तो कलिंग से ही सब कुछ चेंज हो गया, इन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने 14 जो है या अपने नियम बना दिए, धर्म बना दिए। ठीक है, फिर इनको पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो है इनको पढ़ा गया इनके अभिलेखों को। और मेन जो अब आती है मौर्य साम्राज्य के जो उच्च अधिकारी होते हैं, मौर्य साम्राज्य के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है महामात्रा। महान मात्रा में जो बहुत सारे उच्च अधिकारी थे, इसलिए उनको मैं अपना एक वो लगा रही हूँ, महामात्रा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद जो मौर्य काल में जो ना उस टाइम पे समाज 4 वर्णों में डिवाइड था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र। तो समाज जो था इन 4 वर्णों में डिवाइड था। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मेगास्थनीज की जो चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, मेगास्थनीज की इंडिका में जो है ना, इंडिका जो बुक है उसमें जो है 7 वर्गों में मौर्य समाज को डिवाइड किया गया है। 7 वर्गों में, वो 7 वर्ग है। एक दार्शनिक, कृषक, व्यापारी, पशुपालक। ठीक है, पशुपालक, और इसके बाद जो पशुपालक के बाद है मंत्री, मंत्री के बाद निरीक्षक, हाँ, निरीक्षक, और एंड वाले सैनिक। ठीक है कुछ नहीं है, वैसे ही डिवाइड है, इनके काम वैसे ही डिवाइड है। जैसे दार्शनिक, कृषि करने वाले, व्यापारी, पशुपालक और मंत्री हो गए, निरीक्षक हो गए, तो सैनिक हो गए। 7 वर्गों में इंडिका में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जो है मौर्य काल में जो है लकड़ी के ज़्यादातर भवन होते थे। और साथ में जो आपको याद रखना है, अशोक के मध्य प्रदेश में एक फेमस जो है अशोक का सांची का स्तूप, अशोक ने एक सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप बनवाया था। और दूसरा जो है वो ये मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था। ठीक है, और सेकंड जो है वो इन्होंने 4 शेर बताए जाते हैं ना, इसमें 4 जो है पत्थर के शेर बताए जाते हैं। पत्थर के शेरों वाला जो एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, एक इन्होंने अशोक स्तंभ बनाया था, जो कि अब स्तंभ बनवाया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, 4 शेर उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये थे अशोक का एक सांची स्तूप याद रखना है और ये स्तंभ याद रखना है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मौर्य साम्राज्य। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, मैक्सनीज वगैरह आते हैं उसमें, और सेल्यूकस उससे प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। ठीक है, फिर वो जैन धर्म को मान लेते हैं। फिर जैन धर्म में वो जैन धर्म की विधि द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम में जो आते हैं वो उनसे 3 मांगे करते हैं, उनमें से वो 2 पूरी करते हैं। फिर तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। देन अशोक आ जाते हैं। अशोक का है थोड़ा लंबा,
लेकिन अशोक का भी यही है, कलिंग के बाद अलग वो जब चेंज आ जाता है उनमें, तो फिर वो अपने बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करते हैं। फिर उन्होंने सांची के स्तूप बनाए हैं, पत्थर से जो है शेरों का जो है अशोक स्तंभ बनवाए हैं, अभिलेख बनाए हैं, जिनको प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। तो ये सब है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके बाद हम उत्तर मौर्य पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो में ये सब कुछ समझ में आया होगा बहुत ही ईजी तरीके से। स्टोरी की तरह है ये एक। एंड जो ये अशोक स्तंभ है ना, ये भी आपको याद रखना है, ये सारनाथ में है, ठीक है, सारनाथ में है। तो ये याद रखना है आपको। इतना था ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो देन आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इसके बाद मैं इंग्लिश की वैसे शुरू करूँगी आगे, जितना भी मैंने आपको करवाए थे वो सारा सिलेबस जो बताया था इंग्लिश का वो स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैंने उसमें टेंसेस नहीं बताए थे, लेकिन जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे देन उसके तब तक जो है आपको बाकी ग्रामर समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो टेंसेस समझाऊँगी पहले मैं। तो ये था मौर्य साम्राज्य अशोक तक का।